हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। कोबरा और मंगूस की फाइट एक क्लासिक ड्रामा है जो अक्सर भारत में देखा जाता है। रस्किन बॉन्ड जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जब वो देहरादून में अपने दादाजी के साथ रहते थे तो उन्होंने ऐसी ही एक फाइट को विशालकाय बरगद के पेड़ के ऊपर से देखा था और इस चैप्टर द बानियन ट्री में उन्होंने इस फाइट का पूरा विस्तार से वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं द बानियन ट्री और जानते हैं कि कोबरा और मंगूस की फाइट में आखिरकार कौन जीता। घर और जमीन तो मेरे दादा दादी की थी, लेकिन शानदार पुराना बरगद का पेड़ मेरा था। खास तौर पर बरगद का पेड़ मेरा इसलिए था क्योंकि दादाजी 65 साल के थे और वो अब इस पर चढ़ नहीं सकते थे। इसकी फैलती हुई शाखाएं जो जमीन तक लटकी हुई थीं, उन्होंने वापस जमीन में जड़ पकड़ ली थी। ये शाखाएं या पेड़ की ये ब्रांचेस कई घुमावदार रास्ते बनाती थीं और ये रास्ते लेखक को अंतहीन आनंद देते थे। इन रास्तों में गिलहरियां, घोंगे और तितलियां रहा करती थीं। पेड़ घर से भी पुराना था, दादाजी से भी पुराना था और इतना पुराना था जितना कि खुद देहरादून। मैं अपने आप को इसकी शाखाओं और हरी मोटी पत्तियों के बीच में छुपा सकता था और चुपके से नीचे दुनिया को देख सकता था। मेरा पहला दोस्त एक छोटी सी भूरे रंग की गिलहरी थी। अपनी पीठ को मोड़ते हुए और हवा में सूंघते हुए उसने पहले तो उसकी प्राइवेसी में मेरे दखल को पसंद नहीं किया, पर जब उसने पाया कि मैं कोई गुलेल या एयरगन लेकर नहीं आया था तो वो फ्रेंडली बन गया। और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाना शुरू किया तब तो वो बहुत निडर बन गया और जल्दी ही वो मेरे हाथ से छोटे छोटे टुकड़े लेने लगा। बहुत जल्द ही वो मेरी जेबों में घुसकर ढूंढने लगा और जो कुछ भी वहां उसे मिलता या वो पाता उसे लेने लगा। वो एक बहुत ही यंग स्क्विरल या काफी छोटी गिलहरी था और उसके दोस्त और रिश्तेदार शायद सोचते थे कि वो मूर्ख है और साथ ही साथ लापरवाह भी, तभी तो वो एक इंसान पर भरोसा कर रहा है। हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है अड़ियल या लापरवाह होना। बसंत में जब बरगद का पेड़ छोटे छोटे लाल गूलरों से या फिग्स से लदा होता था, हर तरह की चिड़ियाएं उसकी शाखाओं पर बैठती थीं। बुलबुल, जिसका नीचे का शरीर लाल रंग का होता है, वो खुश और बड़ी लालची नजर आती थी क्योंकि वो भी अंजीर खाना चाहती थी। तोते, मैना और कौवे एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे, एक दूसरे से स्क्वाबल ही करते रहते थे। गुलरों के मौसम में बरगद का पेड़ बगीचे में सबसे ज्यादा शोरगुल वाली जगह होता था। पेड़ के ऊपर आधे रास्ते पर मैंने एक क्रूड यानी रफ सा प्लेटफॉर्म बना रखा था और जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता था, मैं वहां पर अपनी दोपहर गुजारा करता था। मैं वहां पर पढ़ सकता था, पेड़ के सहारे बैठकर, लिविंग रूम से एक कुशन ला करके उसको रखकर। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटिल, ये कुछ किताबें थीं जो मेरी बानियन ट्री लाइब्रेरी में शामिल थीं। और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ना, तो मैं पत्तियों के बीच से पेड़ के नीचे दुनिया में झांक सकता था। और एक खास दोपहर को मैंने भारतीय जंगल की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई, मंगूस यानी नेवले और कोबरा की लड़ाई को वहां पर उस ऊंची जगह पर से बैठ करके देखा। गर्मियों का मौसम आ रहा था और उसकी वजह से चल रही गर्म हवाओं ने हर किसी को, यहां तक कि माली को भी घर के अंदर भेज दिया था। मुझे खुद को भी नींद आ रही थी और मैं सोच रहा था कि क्या मैं तालाब में जाऊं और रामू और भैंसों के साथ तैरूं। तभी मैंने एक बहुत बड़े काले रंग के कोबरा को कैक्टस की झाड़ियों से बाहर आते हुए देखा। ठीक उसी समय झाड़ियों में से एक नेवला भी बाहर आया और सीधा कोबरा की तरफ गया। बरगद के पेड़ के नीचे खाली जगह में तेज धूप में वो दोनों आमने सामने आ गए। कोबरा बहुत अच्छी तरह से जानता था कि भूरे रंग का मंगूस, जो कि 3 फुट लंबा था, वो एक बहुत ही शानदार फाइटर था, चालाक और एग्रेसिव यानी आक्रामक भी था। लेकिन कोबरा खुद भी एक बहुत ही स्किलफुल और अनुभवी योद्धा था। वो तेजी से मूव कर सकता था
और रोशनी या लाइट की स्पीड से हमला कर सकता था, और उसके लंबे तेज दांतों के पीछे जो थैलियां थी ना, वो बहुत ही भयंकर से भयंकर जहर से भरी हुई थी। अब ये युद्ध दो चैंपियंस के बीच में होने वाला था। फुफकार कर ललकारते हुए और अपनी बटी हुई जीभ को अंदर बाहर करते हुए कोबरा ने अपने 6 फीट में से 3 फुट को जमीन पर से उठाया और अपने चौड़े और बड़े रंगीन फन को फैलाया। मंगूज ने अपनी पूंछ को एक झाड़ी जैसा कर लिया, यानी उसको फुला लिया, और उसकी पीठ पर के बाल भी खड़े हो गए। यद्यपि ये दोनों योद्धा अनअवेयर थे ऑफ माई प्रेजेंस, यानी उन दोनों को मेरी मौजूदगी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जल्दी ही वो दूसरे 2 दर्शकों के आगमन के बारे में सचेत हो गए। ये जो 2 दर्शक आए थे, इनमें से एक तो मैना थी और दूसरा एक जंगली कौवा था। उन्होंने युद्ध की इन तैयारियों को देख लिया था और इसलिए वो कैक्टस पर बैठ गए थे परिणाम देखने के लिए। अगर वो सिर्फ देखने से ही सेटिस्फाइड रहते, खुश रहते, तब तो उनके साथ सब कुछ अच्छा रहा होता। कोबरा ने थोड़ा बचाव का रुख अपनाया और वो एक तरफ से दूसरी तरफ लहराता रहा और कोशिश करता रहा कि वो मंगूस को सम्मोहित करके गलत चाल चलने पर मजबूर कर दे। लेकिन नेवला अपने विरोधी की कांच जैसी आंखों की ताकत जानता था और इसीलिए उसने रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया उनकी तरफ देखने से। यानी उसने सांप की आंखों की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान सांप के फन के ठीक कुछ नीचे एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर केंद्रित किया और फिर उसने अटैक को ओपन किया, यानी अटैक की शुरुआत की। तेजी से आगे बढ़ते हुए जब वो कोबरा की पहुंच के बिल्कुल पास पहुंच गया, उसने ऐसा दिखाया कि वो तो एक तरफ को हट रहा है। तुरंत ही कोबरा ने उसके ऊपर अटैक किया। उसका बड़ा सा फन इतनी तेजी से नीचे आया कि मैं सोच रहा था अब तो नेवले को कोई भी चीज नहीं बचा पाएगी, लेकिन वो छोटा जीव बड़ी सफाई से एक तरफ को कूद गया और जितनी तेजी से कोबरा ने अटैक किया था उतनी ही तेजी से उसने भी छलांग लगाई और सांप की पीठ पर काट करके वो उसकी पहुंच से फिर से दूर कूद गया। जिस समय कोबरा ने अटैक किया ठीक उसी समय कौवा और मैना भी सांप के ऊपर कूदे, लेकिन वो जोर से बीच में एक दूसरे से ही टकरा गए। चीखकर एक दूसरे के लिए अपशब्द कहते हुए वो वापस कैक्टस के पेड़ पर आ गए। कोबरा की पीठ पर खून की कुछ बूंदें चमक रही थीं। कोबरा ने फिर से अटैक किया और इस बार भी उसने नेवले को मिस कर दिया। दोबारा से मंगूज एक तरफ को कूद गया, फिर वो दोबारा सांप के ऊपर कूदा और उसने फिर से सांप को काटा। फिर से एक बार बर्ड्स स्नेक के ऊपर कूदी। स्नेक पर अटैक कर पाने की बजाय वो एक दूसरे से टकराईं और फिर चीखती हुई वापस कैक्टस के पेड़ पर लौट गईं। तीसरे राउंड में भी इसी तरह का घटनाक्रम हुआ जैसा पहले हुआ था, लेकिन एक नाटकीय अंतर था। कौवा और मैना, जिन्होंने पूरा दृढ़ निश्चय कर रखा था कि वो भी इस प्रोसीडिंग में, इस कार्यवाही में हिस्सा लेंगे, वो फिर से एक बार कोबरा पर अटैक करने के लिए नीचे आए, लेकिन इस बार उन्होंने एक दूसरे को तो मिस किया ही और साथ ही साथ जो उनका निशाना यानी सांप था उसको भी मिस किया। मैना उड़ी और अपने पर्च यानी अपनी बैठने की जगह पर वापस पहुंच गई, लेकिन कौवे ने कोशिश की कि वो अपने को हवा में रोके और घूम जाए, टर्न कर ले। कौवे को ऐसा करने में जो सेकंड लगा, इतने में तो कोबरा ने अपना सिर उठाया और बड़ी ताकत के साथ अपनी स्नाउट यानी अपनी नाक या अपने मुंह का आगे का हिस्सा कौवे के शरीर पर एक धमाके के साथ, एक जोर की आवाज के साथ दे मारा। मैंने चिड़िया को बगीचे में करीब 20 फीट दूर फेंके जाते हुए देखा। कुछ समय तो कौवे ने पंख फड़फड़ाए और उसके बाद वो एकदम शांत पड़ गया। मैना कैक्टस के पेड़ पर ही बैठी रही और जब सांप और मंगूज फिर से फाइट करने लगे ना, तो उसने बड़ी समझदारी से तय किया कि वो दोबारा उनके झगड़े में दखल नहीं देगी। कोबरा कमजोर पड़ रहा था और मंगूज बगैर डरे हुए उसके पास गया। उसने खुद को अपने छोटे पैरों पर
ऊपर उठाया और बिजली की तेजी से झपट करके उसने सांप को उसके स्नाउट से, उसके फन पर से पकड़ लिया। कोबरा छटपटाया और उसने खुद के शरीर को बड़े डरावने तरीके से फटकारा और फिर उसने अपने आप को नेवले के चारों तरफ लपेट लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। छोटा जीव यानी कि नेवला कठोरता से सांप को पकड़े रहा और तब तक पकड़े रहा जब तक कि सांप ने हिलना डुलना या संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया। फिर उसने सांप के पूरे कांपते हुए शरीर को सूंघा और उसके फन से उसे पकड़ा और उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया। मैना धीरे से सावधानी से नीचे जमीन पर कूदी, इधर उधर उछली और फिर इसने सुरक्षित दूरी से झाड़ियों में झांका और बधाई देती हुई चीख मार करके उड़ गई। Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.